नमस्कार। रमन क्लासेज के इस भाग में आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास से संबंधित एक चैप्टर को लेकर आए हैं। और यह जो चैप्टर है यानी यह जो सब्जेक्ट मैटर है इतिहास का, वह 10th के छात्रों के लिए भी और जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि इस चैप्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। जब तक इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक इस चैप्टर की जानकारी नहीं हो सकती है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबा करके ऑल को दबाएं। और अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें। हम प्रयास करेंगे कि छात्रों को हम अपने चैनल के माध्यम से अधिक लाभ दे सकें। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वह है औद्योगिक क्रांति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रांति है क्या। पूरे संसार में बहुत सारी क्रांतियां हुई, लेकिन जितनी भी क्रांतियां हुई वह एक राजनीतिक क्रांति थी। क्रांति के कई स्वरूप होते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और औद्योगिक। तो जितनी भी क्रांतियां हुई संसार में, चाहे वह चीन की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हो, यानी जितनी भी क्रांतियां हुई उन सभी क्रांतियों का जो स्वरूप था वह राजनीतिक स्वरूप था। उन क्रांतियों का जो उद्देश्य था वह था सत्ता परिवर्तन करना, राजनीतिक परिवर्तन करना। जो राजतंत्र था पहले, उस राजतंत्र को समाप्त करके उसके स्थान पर नई व्यवस्था को लागू करना, यह उन क्रांतियों का उद्देश्य था। यानी जितने भी राजनीतिक क्रांति हुए उनमें सत्ता परिवर्तन हो गया। राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र या समाजवाद का या साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। और किसी भी देश में जब राजनीतिक परिवर्तन होता है, जब क्रांतियां होती है, राजनीतिक क्रांतियां, तो क्रांति का अर्थ ही होता है आमूलचूल परिवर्तन। क्रांति में पूरा परिवर्तन हो जाता है। जो राजनीतिक स्वरूप हो या सामाजिक स्वरूप हो, उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह एक राजनीतिक क्रांति थी, क्योंकि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का जमावड़ा था। जो फ्रांस था वह निरंकुश राजतंत्र का गढ़ था, स्वेच्छाचारी शासन का गढ़ था, जिस कारण से वहाँ की जनता उससे ऊब गई, असंतुष्ट हो गई और फ्रांस में क्रांति हुई। इस प्रकार से फ्रांस में जो निरंकुश राजतंत्र था उस राजतंत्र की समाप्ति हो गई, उसका नाश हो गया। तो जितने भी क्रांतियां थी वो सारी क्रांतियां राजनीतिक क्रांति थी, जिसमें सत्ता परिवर्तन हुआ। इन सभी क्रांतियों से भिन्न पूरे दुनिया में एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें न तो किसी भी प्रकार का कोई रक्तपात हुआ और न ही संघर्ष हुआ, और एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक बहुत बड़ी क्रांति आई, एक बहुत बड़ा स्वरूप जो था आर्थिक क्षेत्र में उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका परिभाषा है कि हाथ के स्थान पर अर्थात हस्तकरघा के स्थान पर वस्तुओं के निर्माण के लिए या वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिकाधिक मशीनों का अर्थात यंत्रों का प्रयोग करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले ही तैयार हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति ने पूरे दुनिया को, पूरे मानव समुदाय को प्रभावित किया। आज हमें जो भी चीज़ें मिल रही है वह औद्योगिक क्रांति की बहुत बड़ी देन है और उसने हमारे जीवन को अर्थात मानव जीवन को सुलभ बनाया। मानव ने सफलता के नए आयाम को प्राप्त किया और इस तरीके से
इस प्रकार से जो मानव है वह विकास के पथ पर अग्रसर होता गया और आज हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो यह औद्योगिक क्रांति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस औद्योगिक क्रांति ने ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसी वस्तुओं के लिए उनका मार्ग जो था वह प्रशस्त किया और आज मानव चांद पर पहुंच चुका है। विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई है। ये सारी चीज़ें जो हमें आज देखने को मिल रही है, जिसका आज संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव समुदाय इसका लाभ ले रहा है, वह औद्योगिक क्रांति की ही देन है। तो अब सबसे पहला चीज़ है कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति होने के क्या कारण थे। पूरे वर्ल्ड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई और इंग्लैंड के बाद पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ। इसके बाद एशियाई देशों में हुआ, इसके बाद अन्य देशों में, पूरे संसार में जो औद्योगिक क्रांति थी यह फैली। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले हम बताएंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। तो औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला कारण था भौगोलिक खोजें। 15वीं शताब्दी से ही जो भौगोलिक खोजें थी यूरोप के देशों के द्वारा, जो समुद्री मार्ग था, उस समुद्री मार्ग का पता लगाया जाने लगा। इसी क्रम में कई नए देशों के लिए, कई देशों के लिए नए नए समुद्री मार्गों की खोज की गई। इसी क्रम में अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई और भारत के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज किया वो खोजकर्ता थे पुर्तगाल के वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आए और कालीकट के बंदरगाह पर उतरे थे और उन्होंने भारत के लिए जो समुद्री मार्ग था वह यूरोपीय देशों का व्यापार इसी मार्ग से होने लगा था। तो इसके लिए उन्होंने खोजें की। जब नए नए देशों का, नए नए समुद्री मार्गों का पता लगा तो उन देशों के साथ जो यूरोपीय देश थे या जो भी अन्य देश थे उनके साथ उनका व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ और इस प्रकार से जो व्यापार था वह व्यापार निर्बाध गति से होने लगा। व्यापार होने से जो वस्तुएं थी उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी मांग बढ़ गई। अब वस्तुओं की आपूर्ति बहुत ही कम समय में करना था, इस कारण से उनके लिए नए नए तकनीक खोजी जाने लगी और इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई। दूसरा कारण था वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार जो है वह औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे 1779 ईस्वी में सबसे पहले लोहे का पुल बना और 1790 ईस्वी में सबसे पहले लोहे का जहाज बना। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रक्षक बत्ती का आविष्कार किया, हम्फ्री डेवी ने, ताकि खदानों में जो काम हो रहा था उसमें सुरक्षित होकर के लोग काम कर सकें। तो जो वैज्ञानिक आविष्कार था, अब जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो फ्लाइंग शटल था इसका आविष्कार किया गया, सूत काटने की मशीन का आविष्कार किया गया, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो हम देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें वैज्ञानिकों का, यानी वैज्ञानिक आविष्कार का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसने उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि की और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। इसमें मशीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, नए नए मशीन बनाए जाने लगे, जिससे औद्योगिक क्रांति संभव हुई। इसके बाद आता है लोहे और कोयले की आपूर्ति। लोहे और कोयले ऐसे संसाधन हैं जो उद्योगों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और यह औद्योगिक उत्पादन के लिए यह अत्याज्य साधन है। इसके बिना औद्योगिक उत्पादन संभव नहीं है। जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई उस समय बहुत सारे देशों में लोहे और कोयले की खोज की जा चुकी थी, जिस कारण से लोहे से मशीन बनाए जा रहे थे। कोयले का उपयोग कारखानों को चलाने के लिए किया जा रहा था। तो लोहे और कोयले की जो आपूर्ति थी वह निर्बाध गति से हो रही थी, जिस कारण से औद्योगिक क्रांति होने में सहायता मिली। औद्योगिक क्रांति होना अवश्यंभावी हो गया। इसके बाद है
यातायात के साधनों का विकास, बहुत सारे देशों में यातायात के साधनों का विकास हो चुका था। जैसे जहाज़ बनाए जाने लगे थे, समुद्री मार्गों से जहाज़ों का आदान प्रदान होने लगा, और जो समुद्री जहाज़ थे वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश लेकर के जाते थे और लेकर के आते थे। इससे क्या हुआ कि प्रत्येक देश में जो वस्तुओं की डिमांड थी वह बढ़ती गई और उत्पादन भी उधर बढ़ता गया। इस कारण से औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। तो हम देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के होने में ये जो 4 तत्व हैं, इसमें भौगोलिक खोजें हैं, वैज्ञानिक आविष्कार है, लोहे और कोयले की आपूर्ति है और यातायात के साधनों का विकास, इसने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक बात और बता दें कि किसी भी देश में अगर क्रांति होती है, विशेषकर जो राजनीतिक क्रांति होती है, तो अगर हमें यह प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे या रूसी क्रांति के क्या कारण थे। फ्रांस में जो क्रांति हुई वह 1789 ईस्वी में हुई, रूस में जो क्रांति हुई वह 1917 ईस्वी में हुई, और पूरे वर्ल्ड में इंग्लैंड में जो क्रांति हुई यह एक राजनीतिक क्रांति थी, लेकिन उस क्रांति को हम गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, जो क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में एक ऐसा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें बिना रक्तपात के ही सत्ता परिवर्तन हो गया, राजनीतिक परिवर्तन हो गया। इस कारण से इसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। फ्रांस की क्रांति का जो इतिहास है वह रक्त से भरा हुआ है, और उसकी एक प्रत्यक्षदर्शी थी फ्रांसीसी क्रांति की, जिसका नाम था मैरी रोलैंड, जिसने कहा था फ्रांस में स्वतंत्रता के नाम पर इतने अधिक रक्तपात हुए कि उस रक्तपात को देख करके मैरी रोलैंड ने कहा था कि हाय स्वतंत्रता, तुम्हारे नाम पर कितने कुकृत्य होते हैं। तो फ्रांस का जो इतिहास है वह रक्त से भरा हुआ है। फ्रांस का जो राजनीतिक क्रांति था वह रक्त से भरा हुआ था। तो किसी भी देश में जो क्रांति होती है उसके लिए छात्रों को यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि छात्रों को इसमें जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। तो किसी भी क्रांति के निम्नलिखित कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है राजनीतिक कारण, इसके बाद होता है सामाजिक कारण, तब होता है आर्थिक कारण, तब होता है धार्मिक कारण, तब होता है बौद्धिक कारण, तब होता है तात्कालिक कारण। अगर इन पॉइंट को छात्र याद रखेंगे तो चाहे वह किसी भी देश की क्रांति हो, उसका अगर कारण विश्लेषण करने के लिए दिया जाएगा, वर्णन करने के लिए दिया जाएगा, तो वो आसानी से उसका वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो क्रांति है, क्रांति का हमने अर्थ बता दिया। औद्योगिक क्रांति के बारे में बताया कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। अब जो हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में, उसमें बताएंगे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, तभी हम आपके लिए सही ढंग का जो मैटर है वो देंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।